नहीं, चलो आ जाएंगे अभी आ सभी रहे हैं, धीरे तुम्हारे धीरे लोग जुड़ हाँ, रहे हैं। हाँ। तो बाबा साहब ने जो 1956 में जो व्यवस्थाएं जो सिस्टम देखा, और जैसे हमारे समन लोग किस तरह की सोच रखते थे उसी के अनुसार उन्होंने काम किया। लेकिन उन्होंने पाली भाषा की एक डिक्शनरी है पूरी, वॉल्यूम 16 है, पूरी बुक है, 700 पेज है शायद उसमें। और उसमें सारा कुछ पाली का डिक्शनरी माने उसको। वो दे के गए कि अल्टीमेटली जैसे हमारे लोग, जैसे उन्होंने पहले भी ये बात की थी कि वो बहुत सा ज्यादा लिखते थे, तो किसी ने पूछा कि आप इतना सारा लिख रहे हो और आप तो रहोगे ही नहीं, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने उनको यही कहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमारे समाज के लोग अनपढ़ हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, तो मैं ये लिख के छोड़ के जाऊंगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जब हमारे लोग पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे जानेंगे समझेंगे, तो फिर वो शेर की तरह धाड़ेंगे। इसी तरह उन्होंने पाली भाषा की वो डिक्शनरी दे के गए। उन्हें पता था कि जब पाली समझेंगे जानेंगे तो वो अपनी विरासत पहचान लेंगे। तो आज भी हम जाके बात करते तो कोई भी कहने लग जाता है कि बाबा साहब से बड़े हो क्या कहा, बारह बाबा साहब ने ये कहा, 22 प्रतिज्ञाएं दी, उन्होंने एजुकेट एजुकेट और ऑर्गेनाइज ये नारे दिए। उन नारों को कैसे हम आज इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो वो मानने को तैयार नहीं होते, बस उससे आगे बढ़ने को तैयार नहीं, ये नहीं समझते कि उस वो एक अकेले और इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, लेकिन कितना करते। आज हम इतने लाखों लोग एजुकेटेड हैं, और पीएचडी क्या क्या किए हुए हैं, कई लोग हैं ऐसे ऐसे, वो कई कई डिग्रियां भी ले बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो बाबा साहब को जान तक नहीं पा रहे हैं। तो उस टाइम वो के लिए क्या क्या करते, तो वो सब काम छोड़ गए हैं हमारे लिए, आगे कैसे करना है, कैसे देश चलेगा, कैसे समाज को निर्माण करना है। पर जो संगठन और नेता जो इस तरह की जो बने हुए हैं, वो अटके रहते हैं। वो बस यही बात कह के कोशिश करते हैं भैया, क्योंकि वो आसान है, काम करना नहीं पड़ता उसमें, जो दिया हुआ है किया हुआ, बस उसी पे चल के उसे फायदा हो चाहे नुकसान हो। अब अगर रिसर्च करनी पड़ेगी, पाली पढ़नी पड़ेगी, विरासत को जानना पड़ेगा, बहुत कुछ इतना गहराई है, तो उसमें तो मेहनत और करनी पड़ेगी, त्याग भी करना पड़ेगा, वो करना नहीं चाहते। और ऊपर से उनको इस तरह की जो सीधी सीधी उनका नाम लेके और महापुरुषों का लेकर उनका धंधा भी चल रहा है, चंदा भी चल रहा है। तो ये तो यही बात कहेंगे। अब हम इतने सब बैठे हैं, सभी इस बात को समझते हैं कि जैसे ही इस तरह की जाके बात करते हैं, तो खासकर वो लोग ये बात जरूर कहते हैं कि क्या बाबा साहब ने इतना कुछ करके तो गए, उससे आप कोई ज्यादा बुद्धिमान हो क्या। वो ये नहीं सोच रहे कि उन्होंने कितना काम छोड़ा है, और वो करेंगे जब हम उनका सपना उनका साकार होगा। क्योंकि वो जितना करेंगे उसका तो हम फायदा ले रहे हैं, हो गया फायदा, कुछ को मिल गया, कुछ को और मिल जाएगा कि, लेकिन वो एक लेवल है, और वो भी फायदा क्या ले रहे हैं, अपना ही उसमें भरने में लगे रहते हैं। जिनको फायदा मिल गया आगे, वो अपना ही आगे से आगे करने में लगे रहते हैं, पूरे समाज के लिए कहाँ करते हैं। कहने को कहेंगे कि 5% उन्होंने दे के गया, हमें अपना जो भी मिलता है, पे पे का कहें या अर्निंग है उसका, समाज को दो। लेकिन समाज को देने की बजाय क्या हमें दो, संगठन जो आते हैं वो तो क्या हमें दो, वो उन्होंने अपना और तरीका अपना लिया। तो जो समन संघ को समझना, वही बात है कि समन शब्दावली को समझना, और समन संघ के कंसेप्ट और इसके गोल्डन रूल सारे, जो यहाँ पिछले 45 महीनों में हमने बैठ बैठ के बात कर करके डिस्कस करके हाउस में तर्क वितर्क करके, या इन जनरल भी यहाँ जो 3 घंटे बैठते, तो उसमें भी बहुत कुछ समझ बदलती है। सब करते करते हम अ, उनके जो उनका असली निचोड़ है उनकी चीजों का, वो सब कर पाए, उसको कलेक्ट करके कंपाइल कर पा रहे हैं। तो उसी के तहत ये सारी चीजें समझ में आई है। 10 गोल्डन रूल है हमारे, वो सारा का सारा
बहुत समझ के आए हैं ये गोल्डन रूल। क्योंकि पहले वी द पीपल से शुरू हुआ और उसके बाद समण शब्द है, हम समण है, ये भी यहीं बैठ के पता चला। क्योंकि शुरुआत तो वी द पीपल से हुई, हम भारत के लोग। जो भारत का संविधान है उसकी लाइन पहली है, उसी से इस जो कंसेप्ट या ये हम इकट्ठा होने शुरू हुए थे। और जब जुड़ते गए जोड़ते गए जुड़ते गए जोड़ते गए और इंटरेक्शंस तर्क वितर्क जितना भी हम करते रहे हैं, तो उसी से कुछ न कुछ मंथन से निकलता गया और पता चला कि हम हमारी विरासत क्या है, हम कब सुखी थे, सब कुछ हमारा था तो कैसे था, क्यों था, क्या व्यवस्थाएं थी। उसी के तहत पता चला कि हमारा संघ था, और वो संघ था समण। हमारी पहचान भी समण थी। और वो पहचान समण से कितनी तरह से बदलती गई 2600 सालों में। और जो लेटेस्ट जो हमें पढ़ने को मिला, वो पहचान हमें सरमन और ब्राह्मण कहा गया कि ये दो जो संस्कृति कई कई वैसे तो, क्योंकि अभी तक हम सभी यही पढ़ रहे थे ना कि ये जो है भारत का इतिहास क्या है, ब्राह्मण संस्कृति और समन संस्कृति का संघर्ष है। किताब भी है, काफी लेखकों लेखकों ने लिखी हुई है ये। लेकिन अब हमें समझ आया कि संस्कृति तो समणी है, सरमणी है अगर आज की भाषा में ले। ब्राह्मण कोई संस्कृति नहीं है, वामन वम वम जो लोग हैं वो तो बाहर के लोग, थोड़े से लोग थे, उनकी संस्कृति हो ही नहीं सकती। तो सारी कल्चर सब कुछ हमारा। अब जब हमें पता चल गया, अब हम इसको ऐसे माने कि हमारे बाप दादा परदादाओं का कोई घर होगा और उनको वहां से किसी तरह से वंचित किया, बाहर निकाला। धीरे धीरे बाहर उन्होंने अपनी कुछ भी काम करके और हम आगे बढ़े। तो फिर पता चला हम कहीं के कहीं पहुंच गए और बाद में हम वहीं कहीं रहने भी लग गए बाई चांस। और हो सकता है किराए पे रहने लग गए हों। और फिर पता चले कि ये हमारा ही घर था भाई, पीछे तो पुराने दादा परदादाओं का, और अभी अपने ही घर में हम किराए पे रह रहे हैं। तो कैसा लगेगा हमें? कहीं ना कहीं टीस होगी, उसको वापिस लेने का आएगा, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी ढूंढेंगे और कुछ संघर्ष करना पड़ेगा, वो भी शुरू करेंगे। लेकिन अकेले कैसे करेंगे, अब समझेंगे। वो तो व्यवस्था भी क्या है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो पूरा भारत हमारा है, वो किसके कब्जे में, किस संस्कृति की कैसी कल्चर बना के उन्होंने किस तरह से कर रखा है। तो उसको सारे को वापिस बुद्ध में या समणीय धम्म समण भारत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबको एफर्ट, कितना बड़ा काम है ये, करना पड़ेगा। तो ये समझ आया कि उस समय हमारी जो संस्कृति थी वो समन संस्कृति, समन कल्चर थी, और तभी हम हमारा सब कुछ था। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे समझ आ रहा है कि कैसे लोगों को किस तरह से समझाना पड़ेगा। जितने जो संगठन पार्टी हैं वो तो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको तो जो है वमन विचारधारा को उन्होंने पूरी तरह से अपना रखा है। वम भारत के लोग जो हमेशा ही लोभ लालच पद प्रतिष्ठा में रहते हैं और समनों को बांटने के लिए इतने सारे षड्यंत्र करते हैं, प्रतिस्पर्धा स्पर्धा करते हैं, एक एकलवाद बढ़ावा देते हैं, नायकवाद बढ़ावा देते हैं। तो वो सब जो काम है वो उनका कर रहे हैं सारे के सारे। अब समन जो लोग हैं, हमें समझ आई, हम जो उनको समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे जो 10 गोल्डन रूल है वो भी इसी तरह, इसी प्रक्रिया के तहत जो डिस्कशन के करते करते होके आए हैं। तो वो मैं एक बार थोड़ा बता देता हूँ उनकी क्या जरूरत क्या पड़ी, क्यों क्यों है ऐसा। तो केवल समन हमारा पहला गोल्डन रूल है। ये क्यों, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि ये संघ समणों का है, समण लोग इकट्ठा होंगे।
इसमें वमन आ ही नहीं सकता। कोई भी सभा होगी, कोई भी संघ होते हैं, वो हमेशा अपने अपने लोगों के भले की बात करता है, और दूसरे जो संघ है उन लोगों को अपने उसमें मीटिंग सभाओं में आने नहीं देते हैं। तो समन संघ भी समनों का संघ है। दूसरा ये है कि समन संघ को पता है, समन लोगों को भी, जो वम लोग हैं, खासकर जो भारत की व्यवस्था है और उसमें ही उन्होंने अब तक किया है कि हमेशा ही वो तोड़ने में लगे रहते हैं, तो उनका तो अपना काम है, वो करेंगे। तो उनको, हमें अब समझ होनी चाहिए कि उनको हम क्यों इन्वॉल्व करें, क्यों आने दें। तो ये रीजन है कि वमन लोग इसका हिस्सा नहीं बन सकते। वो चाहे कितने ही अच्छे हो, कितने ही धर्म को मानने वाले हो, कितने ही हमारे लिए ऐसा सोचे, पर संघ संघ है, उनका अपना संघ है, वो करे भाई, हमारा अपना संघ है। और हमें पता है, हिस्ट्री भी बोलती है बार बार कि ये कैसे काम भी कैसे करते हैं, कि वो एक जस्ट दूध में एक खट्टा लगाते हैं, उस तरह का उनका जो है काम होता है। तो फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, जैसे अभी तक तोड़े हुए हैं। तो इसलिए ये नियम बनाया गया, डिस्कस करके भी, इसमें समन लोग ही आ पाएंगे, वमन नहीं आएंगे। समन जैसे पहले बताया। इसी तरह जो फिर दूसरा नियम है, चंदा कभी नहीं, उस पे खूब तर्क वितर्क हुआ। क्यों, क्यों चंदा ये नियम बनाया गया है? देखा गया कि इतने सालों में चंदा 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 करके इतने संगठन, पार्टियां, और वो टूटे जा रही है, इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। क्यों? चंदा उनको इकट्ठा नहीं होने देता। ठीक है, जितनी सभाएं कहीं ना कहीं उन्होंने शुरुआत की होगी, ठीक की होगी, पैसे की जरूरत भी होती है, पर जब पैसा खराब करने लग जाता है तो फिर लगेगा कि हाँ, पैसा तो नहीं होना चाहिए। फिर अगर वो बांट रहा है, लड़ा रहा है आपस में, तो जो पैसा चंदे की धंधा अभी बनाया हुआ है, वो इकट्ठा होने नहीं देता। जितने संगठन है, वो लोगों को कह सकते हैं, संगठन एक व्यक्ति को मान लो रिप्रेजेंट करे तो 29 लाख संगठन जैसे बताते हैं, तो 29 लाख लोग मान लो उनको, और 29 लाख लोग इकट्ठा नहीं होना चाह रहे, सबके अपने स्वार्थ है। जैसे कहीं भी 10 लोग है, 10 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, तो 10 लोगों से कोई और ग्रुप है, उससे लड़ेंगे कैसे? लेकिन उनके स्वार्थ है, तो 10 लोग वो बटे रहते हैं, और जो दूसरे लोग हैं, वो दो भी है, वो उन 10 लोगों को अलग अलग है, इसलिए उनको हमेशा ही प्रताड़ित करेंगे। तो इसी तरह ये संगठन इकट्ठा होने के तैयार नहीं है, नहीं है, तो उनमें वो चंदा बीमारी है जो। तो इसलिए ये नियम बनाया भी, चंदा समर संघ तो लेगा नहीं, पहले भी नहीं लेता था, पुराने ही नियम है, और देगा भी नहीं चंदा। अब इस पे भी बहुत ज्यादा एक उनको लगता है, कांटे की तरह चुभता है कि चंदा देना बंद करवा रखा है समर संघ ने। तो अब इसका रीजन तो यही है ना कि वो इकट्ठा हो जाओ, तुम चंदा ले जाओ, खूब लो, लेकिन एक तो हो। अब चंदा ले लेके रह इकट्ठा नहीं हो रहे, तो इसकी जो जो अब तक पोषण हो रहा था उनका, वो पोषण बंद करना पड़ेगा। बंद हो जाएगा तो अपने आप ही इकट्ठे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो ये पर्पज है इसका, चंदा कभी नहीं देना भी नहीं है। चंदा देंगे जब जब इकट्ठा होगे तब। तीसरा नियम, जाति का अभ्यास कभी नहीं। तो जाति भी हमें एक बांट रही है, हम जाति पे गर्व कर करके इतने सारे जो है 6,743 जातियां हैं, इतने टुकड़ों में तो बंट रहे हैं, 90% 95% समाज, और 29 लाख और संगठन हो गए, एक ही जाति के हजारों संगठन है। तो बताओ कैसे हम इकट्ठा होंगे, कैसे हम इक्वलिटी की बात करेंगे? जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव हमारे अंदर घर किया हुआ है, तो सारा दिन हम भेदभाव खुद ही करते हैं। उसको दूर करने के लिए तो इसको नियम बनाना पड़ेगा, पहले भी था, नहीं था। और दूसरा एक और है, धीरे धीरे अब पता चला कि जाति क्या है, असलियत, असली अर्थ पता चल गया अब तो, कि जाति क्या है। काम को इन्होंने जाति बनाया, और उसके बाद छोटा बड़ा किया, उसको ऊंचा नीचा किया, और काम को ही ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से, भेदभाव के हिसाब से, और हमें बांट दिया, काम छोटा बड़ा कर लिया। तो जाति का असली अर्थ जो अब ग्रंथ है हमारा, वो पूरा का पूरा, वो पढ़ने से सारी बातें क्लियर हो जाती है कि जो जाति है ये काम की पहचान है, और इसको हमें ठीक से समझना चाहिए। जिसकी जातीय है वो
समण है, यहाँ का है, और जिसकी नहीं है वो वामन है। तो जिसकी पहचान जातीय पहचान है उसको हमें ठीक से समझ के, और हमें समण पहचान को अपनाना है। काम हमारा जो है वो हमारी काम की पहचान है, जाति कुछ नहीं है, काम की पहचान है। पुराने काम की पहचान है, हम नहीं मानेंगे, हमें समझना चाहिए। नया काम जो भी आज की डेट में, वो पहचान हमें काम की पहचान बनानी है। कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई डॉक्टर, इंजीनियर अगर बने हैं तो अपनी जातीय पहचान को छोड़ के वो काम की पहचान को ही बढ़ाएं। और मूल पहचान जो है समण है, वही उसको याद आई गए तो उसको अपनाएं। बीच में जो इतने सालों से भूले हुए थे अलग अलग पहचान, कभी कभी जो बनती गई, हमने मानते गए, उसको हम छोड़े। आज के समय की पहचान जो काम की पहचान, और जो एक पहचान जो कभी बदली ही नहीं थी, भूल गए थे, वो समण पहचान। ये दो पहचानें ही हमें ध्यान रखनी है। तो जाति का अभ्यास हमें करना ही नहीं है, समण है, मतलब ही नहीं है कोई। चौथा है केवल संघवाद, सांघिक सोच हमारे अंदर डेवलप हो। कोई भी काम करें तो हमारे मन में आना चाहिए कि ये किसको फायदा है। दो लोगों को है, पांच को है, 20 को, जो ज्यादा से ज्यादा जिस काम में फायदा होता हो, जैसे जिस प्रक्रिया से, वो काम हमें करना चाहिए। और कम से कम नुकसान किसी को ना हो, कुछ भी करें तो ये संघवाद है। एकलवाद, व्यक्तिवाद, अरे ये सब राजावाद, ये कुछ नहीं है। संघवाद में मतलब सामूहिकता की बात हो, हमारे मन में हमेशा ही सामूहिकता रहे। क्योंकि ये पुराना ही है, हमारी सोच तो है, हम बस उसको समझ नहीं पा रहे। कोई भी ब्याह शादी करनी हो तो कोई व्यक्ति है वो अपने बच्चों की अकेला कर सकता है, लेकिन वो बातचीत करके भाइयों से, परिवार में सब करके फिर करता है, वो उससे फायदा होता है। ये संघवाद है। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, ये भी पूरा डिस्कस हुआ। और पता चला कि ये सब चीजें हमें इकट्ठा होने में और बहुत ही एक ऐसे नुकसानदायक है। पद है, प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा के चक्कर में हम अलग अलग बटे रहते हैं, पदों पे गर्व करते हैं और अपने भाइयों में मिक्स नहीं होते। काम जो भी करते हैं बड़े बड़े अधिकारी बन के, वो काम को गाए जाते हैं, बाद में भी रिटायर हो गए उसके बाद भी वो उसी में जो है घुले रहते हैं। और समाज को सोचते हैं कि वो तो कुछ नहीं, रिटायर होने के बाद भी उसका रोब सा दिखाने में लगे रहते हैं, जबकि वो आम आदमी है। काम का काम, मशीनरी की तरह अलग काम है, दफ्तर का काम है, आके अपने समाज में भाइयों के साथ उसी तरह रहे एज ए ह्यूमन बींग। तो ये भावनाएं, क्योंकि ये व्यवस्थाएं हमारी समणों वाली नहीं थी और वमन व्यवस्थाएं हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। छठा नियम भी जो है, पंजीकरण कभी नहीं। क्योंकि इतने सारे संगठन है, 29 लाख है, सबके पंजीकरण है, फिर भी कुछ हो नहीं रहा। और पंजीकरण किसका होता है? गाड़ी का, जो है प्रॉपर्टी का, जमीन का। आदमियों का पंजीकरण कैसे हो सकता है? और 120 करोड़ सामान है, पंजीकरण करने वाली अथॉरिटी भी नहीं है कोई, कौन करेगी बताओ, कैसे करेगी? तो ये नियम हमारा पंजीकरण का है, और पहले भी नहीं था, और पंजीकरण करने से भी कुछ फायदा होने वाला है भी नहीं, और करने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है। इकट्ठे हुए जितनी जरूरत होगी उतना इकट्ठे हुए, अपनी जहाँ कुछ करना है, और इसकी समझ आनी चाहिए हमें। पंजीकरण जरूरी नहीं है, कहीं आपको कहीं डीसी या कहीं ज्ञापन देने जाना भी है तो एक आदमी जाएगा तो उसकी कोई सुनेगा नहीं। अगर 10 लोग जाएंगे तो जल्दी सुनवाई होगी। और वो कोई नहीं देखता कि पंजीकरण है कि नहीं है। लोग ज्यादा होंगे तो अपने आप ही सब बुला लेते हैं, सब आपकी बातें सुनेंगे। इसी तरह फिर है कि संघाधिदेश, संघ का आदेश है वो हमें मानना ही होता है। जो संघ ने इकट्ठा हो गए, जो डिस्कस करके तर्क वितर्क के जो कोई बात निकली, तो उसको आदेश को पारित हुआ है तो वो हमें मानना ही। तो ये सारे के सारे नियम वही उसी के तहत है, संघाधिदेश सर्वोपरि। उसके बाद है संघ राजनीति में नहीं जाएगा। इस पे बड़े इश्यूज है, लोग खूब बात करते हैं कि अरे समन संघ क्या है, राजनीति नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई ताला चाबी, तालों का जो राजनीति है, अब तक सिखाया हुआ है सबने कि राजनीति है सभी तालों की चाबी है। अभी 70 साल 75 साल हो गए और हमारी जो राजनीति में हिस्सेदारी वो कम तो हुई नहीं है कभी।
तो जो राजनीति में आज लोग हैं, 131 एमपी है, आज मैं देख रहा था शायद 141 42 कितने 52 53 वो भी हैं ओबीसी के। तो पौने 290 91 आज की डेट में एमपी है, और उनके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। बताओ क्या वो सामान है सारे। तो ऐसे एमपी एमएलए से हमें करना क्या, कैसे वो होगा। तो इतने जो एमपी एमएलए होते हुए तो हिस्सेदारी तो कम है नहीं। तो जो बात करते हैं कि जो है हमारी राजनीति में हिस्सेदारी होगी और चाबी तब मिलेगी, कैसे मिलेगी चाबी, और वो चाबी भी मिलेगी कैसे, लोग इकट्ठा होंगे। अब लोगों को तो तुम इकट्ठा करना नहीं चाह रहे, खुद ही टुकड़े टुकड़ों में बंटे रहते हैं। एक ही पार्टी के कहीं इलेक्शन होगा तो कई समूह लोग खड़े हो जाते हैं, और वहां जाके पार्लियामेंट में वो अपनी पार्टी का काम करते हैं, न कि समाज का। तो ऐसे जो है राजनीति का फायदा नहीं है कोई। और अगर हम इकट्ठे होंगे तो समन समाज इकट्ठा रहेगा, तो अपनी बात राजनीति के लोग सब आएंगे अपने पास, अपनी बात सुनेंगे, मानेंगे। और अगर ये जो रिजर्वेशन की बात करें 131 एमपी या, तो वो भी स्ट्रोंग होंगे अगर हम इकट्ठा होते हैं। तो ये उन्हें समझ नहीं आ रही बात। समण समाज इकट्ठा होगा तो उनको ताकत मिलेगी, तो वहां ज्यादा ताकत से अपनी बात कह पाएंगे। आज वो नहीं कह पा रहे हैं। तो इसीलिए नियम बनाया है कि सम अच्छा राजनीति में कोई जाएगा, अगर ये कई बार समझ नहीं आती, जब सारे समण लोग इकट्ठा होंगे तो राजनीति होगी किसकी, समनों की तो होगी। फिर ये इतनी सारी बात समझ नहीं आती उन्हें। बता ये रखते हैं कि राजनीति जब है ही समनों की, समन लोग ही सारे होंगे और समन विचारधारा को अपनाए होंगे, तो ठीक है, हमारे समन समाज के भले की बात करेंगे, ऐसे ही नियम बनेंगे वहां पे। तो इसीलिए ये नियम बहुत ही सही है। और राजनीति हम में से कोई अच्छे जो है वैचारिक जो अपना कर यहाँ के नियम अपना के 2 साल 4 साल ये नियम अपनाएंगे, तो अगर वो राजनीति में जाएंगे तो समन समाज का ही भलाई की बात करेंगे। वो स्वार्थ नहीं होगा जैसे आजकल है, स्वार्थ अपने उस अपने लिए ही करते हैं सब कुछ। तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हमारा अगला नियम है जो संगाति की वापसी कभी नहीं। तो जो संगात करता है उसकी वापसी कभी होगी नहीं, ये पुराना ही नियम है। और 10वां हमारा नियम है कि नो के नो नियम है, ये हमारे एक किस्म से कभी भी अमान्य नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये संघ के आधार है। और ना ही कभी खत्म किए जाएंगे, ना अमान्य किए जाएंगे, ना बदले जाएंगे। इस पे भी थोड़ा बात कर सकते हैं। कोई कहता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो 7वां गोल्डन रूल है हमारा, संगादिदेश सर्वोपरि। क्योंकि ये मान्य जो मान्य तो है, क्योंकि अभी तो हमने मानना ही शुरू नहीं किया। जब कोई समस्या आएगी तो देखेंगे, लेकिन समस्याओं का समाधान भी होगा। और इसमें कोई जो चेंज वेंज करना भी पड़ेगा, तो फिर 7वां गोल्डन रूल है उसके अनुसार कुछ जो 75% 80% लोग समझेंगे तो कोई न कोई निकल जाएगा भी, हाँ इसमें क्या अमेंडमेंट चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हमारे जो नियम है ये जो बने हैं सारे सोच समझ के बने हैं। और हमारी संस्कृति कल्चर है, सबको हमें निकालना है। बहुत सारे हमारी जो संगीतियां लगती है, खूब उसमें बातें होती है, संस्कृति नए नए हमारी खोज हो रही है, वो पता चल रही है हमें। अब हमारा एक संस्कृति कमेटी भी है, संस्कृति कमेटी, जो हमारी संस्कृति वाला काम उसको बढ़ाने का, उसको समझने का, लोगों में फैलाने का वो काम चल रहा है। क्योंकि संस्कृति कल्चर सब कुछ हमारी है, तो नेचुरली हमें अब उस पे काम भी करना है। और हमारे जो लोग हैं समन है काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी करना है। उनके लिए जो वेरी गुड कौन कहेगा, हम ही कहना है। हमारे संत बन रहे हैं, हम ही बनाएंगे, क्योंकि आज तक ये क्यों बनाएंगे हमारे लोगों को संत। वो संताई जो अब है, 4 संत हमारे हो चुके हैं। इसी तरह और भी संत बनेंगे। संस्कृति है, 9 फरवरी को हमारा कार्यक्रम है जो संस्कृति कमेटी का, दिल्ली में सिविक सेंटर में, उसमें खूब हमारी संस्कृति का प्रचार होगा। सब लोग आए अपने जो है संस्कृति अलग अलग क्षेत्र की जो भी है
है समन संस्कृति, उसको अपनी साथ लेके आए वहां पे, और उसका रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करवा लें। अभी वो लगभग 500 550 जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और हो सकता है इसी महीने में जो 20-25 तारीख तक सारी सारी सीटें वहाँ 1000 की कैपेसिटी है सिविक सेंटर में, वो हो जाएगी इस वीक में। तो जल्दी से जल्दी अपना कराएं, और फिर उसके बाद आगे का काम हो, अपनी तैयारियां करें, अपनी ढोल और जो संस्कृति के कार्यक्रम है अपने अपने वहाँ लेके आए, अपने एंजॉय करें आके। और सबको, जो भी आएंगे सबका जो है वहाँ पे वेरी गुड, उनके काम का प्रोत्साहन, उन्होंने क्या किया अभी तक सब वहाँ बताया जाएगा। और परिवार सहित आए, क्योंकि परिवार में जब खुशियां होती है तो सबको मिलके ही बांटनी होती है। तो हमारा एक ये विशेष जो संगीत या इंटरनेशनल है, ये सांस्कृतिक कमेटी कर रही है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कोई बात नहीं, ज्यादा भी होंगे तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट साथ साथ हो जाएगा। और इसी के साथ मैं अपना जो इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। मुझसे कुछ गलती हुई है तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संग नमामि, संग नमामि, संग नमामि। साधुवाद साधुवाद साधुवाद। बहुत बहुत